हेलो एवरीवन, दिस इज़ अक्षत गुप्ता और मैंने नीट 2025 में स्कोर किए हैं 557 मार्क्स विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 9244। बट ये नीट की जर्नी इतनी भी आसान नहीं थी। इसमें कई सारे अप्स एंड डाउन्स थे। कभी मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, कभी मार्क्स बहुत बुरे आते थे एंड फाइनली 2 ड्रॉप्स के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो इस वीडियो में हम आज वही बात करेंगे कि क्या वो गलतियां थी जो मैंने की और क्या चीज़ें मैंने इस साल सही करी। बेसिकली ये कोई स्ट्रेटेजी वीडियो है, कुछ इस तरीके की वीडियो नहीं है कि जिसमें मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ माई स्टोरी कि क्या हुआ मेरे पिछले उन 2 सालों में जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस वीडियो को हम पार्ट्स में करेंगे, जिसमें आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेरे पहले अटेम्प्ट के बारे में। तो बात शुरू होती है 8 अप्रैल 2021 से। 4 अप्रैल को मेरा रिजल्ट आया था। टू बी ऑनेस्ट रिजल्ट तो मतलब क्या ही था, क्योंकि हमारे तो बोर्ड्स के एग्जाम ही कैंसिल हो गए थे 10th बोर्ड्स के। 8 अप्रैल से मैंने अपनी नीट की प्रेपरेशन शुरू कर दी थी, 8 अप्रैल 2021 से। ओके, सो स्टार्टिंग में तो वही है कि पूरा एंथुसियाज्म था कि बहुत अच्छे से स्कोर करना है, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, वो सब चीज़ें। एंड टू बी ऑनेस्ट थिंग्स गोज वेल, मतलब कि मार्क्स सही आ रहे थे स्टार्टिंग में, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। या तो ये कह सकते हो कि आप स्टार्टिंग के चैप्टर्स इजी होते हैं, जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन हो गया, केमिस्ट्री में उधर सम बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, बायो में द लिविंग वर्ल्ड हो गया। तो स्टार्टिंग में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। इनफैक्ट स्टार्टिंग के 3-4 महीनों तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी एंड मार्क्स भी अच्छे ही आ रहे थे। 600 प्लस ही लगभग मैं स्कोर कर रहा था 11th के, जब स्टार्टिंग के मॉक टेस्ट थे। एंड ये कहानी चली टिल आप कह सकते हो अक्टूबर नवंबर के करीब। फिर अक्टूबर में क्या हुआ कि हमारे स्कूल खुल गए, है ना। तो जो स्टार्टिंग के जो 4-5 महीने थे वहाँ पर हमारी ऑनलाइन क्लासेस चली थी, तो इसलिए स्कूल की तरफ से सच कोई प्रेशर था नहीं। तो मेरा पूरा का पूरा जो माइंड था वो पूरी तरह से नीट की तरफ ही डाइवर्ट रखा था। हाँ, एक चीज़ और कि मैंने नीट प्रेप का कोर्स ले रखा था अपने 11th और 12th के डेज में, ठीक है। तो जो उनका फुल वीडियो कोर्स होता था मैं उससे ही पढ़ाई करता था एंड दैट वाज गुड, मतलब एज सच कोई उसमें बुराई थी नहीं। तो वही चीज़ मैंने बताई कि अक्टूबर के बाद हमारे फिर स्कूल खुल गए एंड जब स्कूल खुल गए तो फिर ये था कि मतलब दोनों चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा था, बट स्टिल उसमें भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई। स्कूल और कोचिंग मैं दोनों तरफ से मैनेज कर रहा था, ठीक है। मैं पहले सुबह स्कूल जाता था, ऐसा नहीं है कि मैं स्कूल से छुट्टी लेता था, मैं स्कूल भी प्रॉपरली गया हूँ। तो सुबह स्कूल जाते थे एंड फिर आके आधा 1 घंटे के रेस्ट के बाद मैं अपने नीट की पढ़ाई की तरफ लग जाता था। मतलब एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, एक गलती आप कह सकते हो कि मैंने क्या करी स्कूल को और नीट की प्रेपरेशन को मैनेज करने में, कि जब जैसे स्कूल के एग्जाम्स होते थे तो मैं एमसीक्यूज वगैरह करना बिल्कुल छोड़ देता था और मैं बिल्कुल बस थ्योरी वही पढ़ता रहता था, जो कि मैं मानता हूँ कि वो गलत था, बिकॉज मुझे एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए थी उस समय पर। तो मैं कह सकता हूँ कि वो 11th में मेरी एकमात्र मिस्टेक थी कि मैं मतलब एग्जाम के टाइम पर एमसीक्यू प्रैक्टिस छोड़ देता था। अदरवाइज जैसे आपने सुना होगा बच्चों से कि वो क्या बोलते हैं कि हमारी 11th बेकार गई है, 11th खराब हुई है। बट टू बी ऑनेस्ट मेरी 11th ज़्यादा अच्छी गई एज कम्पेयर टू 12th क्लास। मतलब मुझे एज सच कोई 11th में प्रॉब्लम नहीं हुई, राइट। आप ये भी कह सकते हो कि उस समय कोविड था तो स्कूल की तरफ से इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं हुआ, तो मैं पूरा टाइम अपना नीट की प्रेपरेशन को ही दे पाया। जैसे एक मॉक टेस्ट मुझे अभी भी याद है कि हमारा 11th का फाइनल एग्जाम्स था, आई गेस बायो का पेपर था शायद या केमिस्ट्री का, और उसके 2 दिन बाद मेरा ये नीट प्रेप का टेस्ट था। तो उसमें मेरा लो स्कोर आया था काफ़ी, उसमें मेरा 480 करीब 480 490 के करीब आया था स्कोर। वो 11th का फुल सिलेबस का स्कोर था, बट फिर भी मैंने इतना ज़्यादा उसको माइंड नहीं किया। रीज़न बीइंग कि टू बी ऑनेस्ट मैंने प्रिपरेशन करके नहीं दिया था वो टेस्ट, मुझे जितना आता था 11th का उसके हिसाब से दिया था और 490 वॉज अ गुड स्कोर। बिकॉज रीज़न इज कि एक तो पहली बात तो नीट प्रेप के टेस्ट थोड़े मुश्किल होते हैं। अगर आप एलन से कंपेयर कर लो, आकाश से कंपेयर कर लो, तो नीट प्रेप के टेस्ट आर रियली डिफिकल्ट टेस्ट। और दूसरी चीज़ कि मैंने इतनी अच्छी प्रेपरेशन नहीं की थी, तो दूसरा वो रीज़न हो गया। तो इसलिए मैं कहूँगा कि 490 में मैं इतना ज़्यादा दुखी नहीं था। हाँ, टू बी लेकिन ये चीज़ थी कि मैं लगभग 11th में लगभग 600 प्लस स्कोर कर रहा था और 490 मार्क्स देखकर थोड़ा डिमोटिवेशन तो हुआ। तो अब शुरू होती है क्लास 12th, और तो क्योंकि क्लास 12th में कोई कोविड नहीं था, लॉकडाउन पूरी तरीके से हट चुका था, तो वहाँ तो मतलब फर्स्ट डे से स्कूल जाना था, राइट। तो 12th क्लास एक्चुअली वो क्लास थी जहाँ पर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई कोचिंग को और स्कूल को मैनेज करने में, ठीक है। क्योंकि टीचर्स भी अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके थे। द रीज़न इज़ कि अब 12th में बोर्ड्स है, तो वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हर एक चीज़ को कवर कर रहे थे स्कूल के टीचर्स भी, है ना। तो सारा टाइम तो मतलब स्कूल की पढ़ाई में जाता था। वो घर स्कूल में भी होता था काम और घर के लिए भी काफ़ी सारा काम मिलता था, सारे असाइनमेंट्स मिलते थे। तो वो चीज़ को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और जितनी स्मूथ मेरी क्लास 11 गई उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही थी मुझे 12th को मैनेज करने में। बट स्टिल फिर भी मैंने धीरे धीरे की कोशिश, राइट। और
ट्वेल्थ में मैंने गलती क्या करी कि मैं मतलब टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बहुत कम कर दी, क्योंकि वही चीज़ है कि ट्वेल्थ में मतलब स्कूल की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, तो टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम हो गई। मतलब 2 हफ्ते में, 1 महीने में, इस तरीके से मैं टेस्ट देता था। एंड टू बी ऑनेस्ट मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते थे। स्टार्टिंग तो ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स आए, जब स्टार्टिंग के थोड़े थोड़े चैप्टर्स आते हैं तो उस समय तो ठीक थे, मतलब 580 600 के बीच में, किसी किसी में 650 के आसपास भी था। बट जैसे जैसे ट्वेल्थ चलती रही और सिलेबस और होता रहा, वैसे वैसे ही मेरे मार्क्स भी डिक्रीज करते गए। एंड एक समय पर लगभग ये समझ लीजिए आप कि नवंबर दिसंबर के टाइम पे मार्क्स 350 400 इस रेंज में आ चुके थे, बहुत कम हो चुके थे मतलब। तो ट्वेल्थ इतनी अच्छी नहीं गई। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ट्वेल्थ में पढ़ा नहीं है, बट ये चीज़ थी कि पता नहीं मैनेज नहीं हुई ट्वेल्थ क्लास की, मार्क्स नहीं आ रहे थे मॉक टेस्ट में, है ना। स्कूल की तरफ से होमवर्क बहुत ज़्यादा मिल रहा है, काम इतना सारा करना पड़ रहा है, नोटबुक्स बनानी पड़ रही है क्योंकि अब एग्जामिनर आएगा। बट जैसे जैसे किया, ठीक है, जैसे जैसे जितना हो सकता था वो मैनेज किया। अब नवंबर दिसंबर आ गया और अब मैंने अपने नीट प्रिपरेशन की 2 सबसे बड़ी गलतियां करी। सबसे पहली मिस्टेक थी कि हमारे स्कूल में होता था एनुअल फंक्शन, ठीक है, एंड मैंने उसमें पार्टिसिपेट कर लिया एनुअल फंक्शन में, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मैं मानता हूँ। द रीज़न इज़ कि मतलब स्कूल में तो जितनी पढ़ाई हो रही है वो तो होएगी, वो तो क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम आने वाले हैं 2-3 महीने बाद, तो वो तो और भी ज़्यादा टफ हो गई थी। और जो बाकी का जो टाइम था जो मैं अपनी नीट की प्रेपरेशन में लगाता था, अब वो टाइम जाने लगा एनुअल फंक्शन की प्रेपरेशन में। तो मतलब स्कूल में 2-2.5 घंटे प्रैक्टिस होती थी, तो वो टाइम वहाँ चला जाता था। इतने ज़्यादा थक जाता था मैं कि घर आके फिर मतलब सो ही जाता था। शाम को उठता था तो मतलब मिलता ही नहीं था फिर टाइम की कोई टेस्ट दें या फिर नीट की तरफ प्रिपरेशन करें या कोई एमसीक्यू सॉल्व करें, कुछ भी नहीं मिलता था। एंड दूसरा चीज़ कि मैंने स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट किया। तो हमारे एनुअली क्या होता है कि हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है जिसमें 4 हाउसेज डिवाइड होता है, जनरली हर स्कूल में यही होता है। और फिर वो जो अलग अलग हाउसेज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड जो फाइनली ज़्यादातर स्पोर्ट्स में जो जीता है, जो मेजोरिटी ऑफ स्पोर्ट्स में जीता है, वो हाउस हमारा विनर हाउस सेलेक्ट किया जाता है। तो उस स्पोर्ट्स डे में हम बास्केटबॉल में जीते थे फिर और काफ़ी सारे गेम्स में जीते थे। बट एट व्हाट कॉस्ट, मैंने मतलब अपने स्पोर्ट्स डे के चक्कर में 10-15 दिन उसमें लगा दिए थे, क्योंकि जो स्पोर्ट्स डे है वो तो केवल 2 या 3 दिन चलता था। बट जो प्लेयर सिलेक्शन प्रोसीजर होता है और जो प्रैक्टिस होती है वो 10-15 दिन पहले शुरू हो जाती है। तो 10-15 दिन पूरी तरीके से वहाँ पर वेस्ट हो गए। मतलब वहाँ तो ये समझ लीजिए कि नीट की तरफ बिल्कुल पढ़ाई हुई नहीं, बस जो स्कूल की प्रेपरेशन थी वही हुई। एंड फिर जनवरी से क्या हुआ कि हमारे प्रैक्टिकल शुरू हो गए। एंड टू बी ऑनेस्ट प्रैक्टिकल्स ने फ़ायदा किया है, ठीक है, क्योंकि उस समय पर मैंने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि टीचर तो जो बाहर से एग्जामिनर आता वो एनसीईआरटी से कहीं से भी क्वेश्चन पूछता, तो उस चीज़ ने तो बेनिफिट किया था। बट प्रैक्टिकल का एक डिसएडवांटेज में मैं क्या मानता हूँ, जो ये फाइल्स बनती हैं, जो ये 30 मार्क्स की 20 मार्क्स की फाइल होती है, इसमें बहुत टाइम वेस्ट हुआ था, उनको डेकोरेट करना, वो सब करना। तो ये चीज़ जो था उसने बहुत टाइम वेस्ट किया। ये चीज़ तो अच्छी है कि जो एग्जामिनर आता है तो उसके डर के चक्कर में आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, बट वही उसका ड्रॉबैक क्या है कि वो जो फाइल्स मांगते हैं जिसमें आपको डेकोरेशन करनी है, जो कि बिल्कुल काम की नहीं है, डेकोरेशन कोई वहाँ पर नहीं पूछता, वो फटाफट चेक करते हैं और मतलब रख दी साइड में, बट उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो एक वो चीज़ हुई। एंड फिर तो बोर्ड्स ही आ गए। लेकिन हाँ, ये चीज़ थी कि बोर्ड्स के समय पर मैंने एनसीईआरटी पर बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली फोकस किया, जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि बोर्ड्स की चक्कर में नीट की प्रिपरेशन पर कोई ऐसा सच असर नहीं पड़ा, क्योंकि एनसीईआरटी तो मुझे पढ़नी थी, है ना, नोट्स वगैरह सब कंप्लीट थे, तो एनसीईआरटी पर मैंने प्रॉपर्ली उस पर अच्छे से कमांड की। एंड जो ऑर्गेनिक थी, इनऑर्गेनिक थी और जो बायोलॉजी थी, वो क्योंकि एनसीईआरटी से ही आनी थी, तो उस समय पर वो चीज़ मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। अब बोर्ड्स खत्म होते हैं हमारे 16 मार्च को, मतलब नीट से लगभग 1.5 महीना पहले। ये भी मैं बता दूं कि इस दौरान दिसंबर से लेके जो ये मार्च तक का समय था, बोर्ड्स तक का समय था, इसमें मैंने 1 या 2 मॉक टेस्ट दिए होंगे जिसमें स्कोर बहुत अच्छा नहीं रहा, 350 या 400 के आसपास ही स्कोर रहा था। तो अब मेरे पास बोर्ड से लेकर नीट के बीच में था 1.5 महीने का टाइम। एंड इसी टाइम में मुझे जो था मतलब अपने आप को इम्प्रूव करना था। इन सब में एक चीज़ अच्छी क्या हुई कि मेरा कोई बैकलॉग नहीं था। मतलब 11 तो मेरी अच्छी थी, तो 11 का तो कोई बैकलॉग था ही नहीं। साथ ही साथ 12th में भी कुछ चैप्टर्स हो सकता है कि चलो थोड़े वीक हो, बट बैकलॉग नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो पढ़े हुए नहीं है, चाहे उनकी बेसिक लेवल पर ही सही, बट अंडरस्टैंडिंग मुझे हर एक चैप्टर की थी, हर एक चीज़ की थी। तो ये चीज़ अच्छी हुई कि मेरा कोई बैकलॉग नहीं था। तो अब मेरे पास 1.5 महीना था और मुझे इस 1.5 महीने में लगभग 200 मार्क्स बढ़ाने थे, विच इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग। एंड ये चीज़ आपको पता होती है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और मुझे पता था काइंड ऑफ कि शायद सिलेक्शन ना हो, बट स्टिल ये चीज़ नहीं था कि मैं हार मान के बैठ जाऊँ। मैंने मतलब 1.5 महीना जितना हो सकता था उतना वो करा।
एंड 1.5 महीने में कमी कोई नहीं छोड़ी, अब जितना हो सकता था मेरा हुआ। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स आए थे 480 मार्क्स। अब इसमें भी इन 1.5 महीने भी मैंने क्या गलती करी पढ़ाई से रिलेटेड, कि जैसे आप सुनते हो ना टॉपर्स इंटरव्यू की हमने रोज मॉक टेस्ट दिया, हर दूसरे दिन मॉक टेस्ट दिया, तो सुनने में तो बहुत चीज़ अच्छी लगती है कि रोज मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, उसमें जो गलतियां हो रही है उसको सुधार रहे हो। बट वो रोज मॉक टेस्ट देना मैंने भी इस साल दिया है। द रीजन इज कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पर थी, मुझे थियरी बहुत अच्छे से आती थी, एंड मुझे केवल कुछ चुनिंदा जो टॉपिक्स होते हैं कि भाई उसमें आपकी मिस्टेक्स बार बार हो रही हैं, उनको केवल रेक्टिफाई करना था। बट जब मेरे 400 मार्क्स आ रहे हैं उसका मतलब मेरा सिलेबस भी अभी अच्छे तरीके से नहीं है, मुझे हो सकता है कि कुछ चैप्टर की बेसिक चीजें भी ना आती हों। तो उस समय पर आपको क्या करना होता है कि हर एक हफ्ते या 10 दिन में मॉक टेस्ट देना होता है। तो मैंने क्या गलती करी कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन मॉक टेस्ट दे रहा हूं, तो रिवीजन का तो टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है। बस जो मॉक टेस्ट में गलतियां होती थी उसको पढ़ लेता था, अगले मॉक टेस्ट दे दिया, 5-10 मार्क्स मान लो बढ़े भी गए उसमें, कभी 5-10 मार्क्स कम हो जाते थे, कभी 5-10 मार्क्स ज्यादा आ जाते थे। बट ये नहीं हो रहा कि उसमें मतलब मुझे मार्क्स इंक्रीज हो रहा है, कि भाई कंसिस्टेंटली मुझे दिख ही रहा है कि यार मार्क्स इंक्रीज हो रहा है। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि मैंने उसको शायद सिलेबस को ढंग से पढ़ ही नहीं रखा। तो ये मैं आपको इस समय एक चीज एडवाइस करना चाहूंगा कि अगर आपके भी 400-500 मार्क्स आ रहे हैं और अगर आप सोच रहे हो कि हर दूसरे तीसरे दिन टेस्ट दे दें, तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। आपके जितने कम मार्क्स आ रहे हैं उतना ही ज्यादा आपको गैप रखना है 2 मॉक टेस्ट के बीच में, सो दैट आप प्रॉपर्ली रिवाइज कर सको, ठीक है। तो ये चीज मैंने गलती करी उस समय पर। मैं ज्यादा दुखी भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट इन मार्क्स से, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने प्रिपरेशन की ही नहीं है उस लेवल की, मेरी प्रिपरेशन थी ही नहीं उस लेवल की कि मैं डिजर्व करता हूं टू बी सिलेक्टेड। लेकिन एक दुख ये भी था कि मैंने 80% एफर्ट तो लगा दिया था। ऐसा नहीं था कि मैंने मतलब पढ़ाई नहीं की, कि मतलब मैं सोच लिया कि नीट करूंगा लेकिन पढ़ा नहीं, मैं पढ़ा उसके लिए, ठीक है, मैंने एफर्ट्स मारे। अगर मैं एफर्ट्स और अच्छे होते और ज्यादा कंसिस्टेंट होते तो द रिजल्ट वुड हैव बीन डिफरेंट। बट फाइनली स्टोरी का एंड यही है कि मार्क्स 480 आए एंड मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। तो क्योंकि ये चीज़ मुझे पता थी यार कि दिस इज़ नॉट माई बेस्ट एफर्ट और मैं इससे कहीं ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, सो आई डिसाइडेड कि मैं एक ड्रॉप लूँगा एंड अगले साल के लिए प्रिपेयर करूँगा। तो अगले साल क्या होता है, हाउ आई प्रिपेयर फॉर नीट, इस चीज़ की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि जो ये मतलब जो मेरा आइडिया है कि मैं अपनी स्टोरी बताऊं कि किस तरीके से मेरी क्या गलतियां रही, क्या चीज़ सही थी, क्या गलत थी, वो आपको पसंद आ रही है नहीं पसंद आ रही है। अगर नहीं पसंद आ रही तो आप उस चीज़ को भी कमेंट में बता सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि यार ठीक है आप बताओ कि अगले साल क्या हुआ, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की, तो उस चीज़ को भी आप कमेंट्स में बताओ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दिस इज अक्षत गुप्ता साइनिंग ऑफ।